बृहन्मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग इस ऑनलाइन एजुकेशन प्रणाली में आप सभी का मैं सहर्ष स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9वीं विषय इतिहास प्रकरण पहला इतिहास के साधन इस संपूर्ण पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। तो मैं आशा करूंगा कि आप सभी छात्र और छात्राएं इसको ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। चलो बच्चों, हम पाठ शुरू करते हैं। पीपीटी के माध्यम से आप देख सकते हो और ध्यान से आपको सुनना है। पाठ पहला इतिहास के में या हम सब कालखंड, आधुनिक कालखंड मतलब इतिहास के जो प्रमुख 3 कालखंड है, इसका हमने पिछली कक्षाओं में अभी तक का अध्ययन किया था। तो इससे हमें इस कालखंड द्वारा इससे हमें वैदिक संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति, शिवाजी महाराज का इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई, ऐसे जो विविध प्रकार के जो कालखंड है, ऐसे इन कालखंडों का हमने सविस्तर रूप से अभी तक का अध्ययन किया है। तो प्यारे विद्यार्थी मित्रों, इस वर्ष हम स्वतंत्रोत्तर मतलब आजादी के बाद के कालखंड का अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, हमारा जब भारत देश आजाद हुआ, आजादी के बाद से लेके सन 2000 तक मतलब सन 1961 से लेके सन 2000 तक का भारत का हम इतिहास अभी इस पाठ के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सब बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। इस पाठ्य पुस्तक के माध्यम से हमारा भारत देश आजादी के बाद की जो दिशा है, उसकी दिशा विकास की ओर बढ़ता जा रहा था। तो इस पाठ से अध्ययन करने वाले हैं कि इतिहास के साधन इस पाठ में जो हमें प्राचीन मध्ययुगीन जो साधन है हमारे, इसकी अपेक्षा कैसे है, भिन्न है। तो बच्चों, हम इतिहास के जो साधन है 4 प्रकार के होते हैं। पहला लिखित साधन, दूसरा भौतिक साधन, तीसरा मौखिक साधन, दृश्य श्राव्य साधन। ये हमें इतिहास के साधन अभ्यास करते समय हमें इतिहास की जानकारी किस साधनों से मिलती है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो बच्चों, इसमें ही हमें आधुनिक समय में जो प्रादेशिक है, राज्य स्तर है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साधनों का विचार करना पड़ता है। तो इन साधनों की सहायता से हम इतिहास के लेखन कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, इतिहास के आधुनिक साधन हम अभी पढ़ने वाले हैं। इसमें पहला जो साधन है बच्चों, हमारा साधन है पहला लिखित साधन। आप इस चित्र को ध्यान से देखो। इस चित्र में आपको समझ में आएगा कि इस चित्र के माध्यम से इसमें जो दिया गया है, देखो, समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, दैनंदिनी ग्रंथ, पत्राचार, अभिलेखागार में उपलब्ध कागज दस्तावेज, सरकारी गैजेट, डाक टिकट, कोश साहित्य, ये सब क्या है, लिखित साधन है। ये हमारे भारत के ये हमारे इतिहास के आधुनिक इतिहास के लिखित साधन है। अब लिखित अर्थात क्या, लिखित अर्थात छपाई या हाथों द्वारा लिखे गए साधन, मतलब प्रिंटेड किए गए। छापित यानी क्या, प्रिंटेड, और लिखित यानी क्या, हस्तलिखित यानी क्या, हम हाथों के द्वारा लिखते हैं, ऐसे साधन। अब इसमें से जो समाचार पत्र है, पत्र पत्रिका है, ग्रंथ है, सरकारी गैजेट है, डाक टिकट है, वो साहित्य है, यह छपाई के की गई साधन होते हैं। तो इसमें ये सब क्या है, मुद्रित है मतलब छपित है, छपाई की गए साधन होते हैं। तो इसमें ही क्या है, जो दैनंदिनी है, दैनंदिनी यानी क्या, हम डायरी करते हैं, पत्राचार है, पत्र व्यवहार जिसे बोलते हैं हम, अभिलेखागार है, ये सब दस्तावेज कैसे होते हैं, ये हस्तलिखित होते हैं, मतलब हम उसको हाथों से लिख सकते हैं। तो इस चित्र के अलावा अन्य भी लिखित साधन हो सकते हैं बच्चों, जैसे शासन का आदेश है, शासन का अनुबंध है मतलब करारनामा है, पत्र व्यवहार है, इत्यादि बातों का लिखित साधनों में भी उपयोग होता हुआ दिखाई पड़ता है। परंतु यह हम आधुनिक इतिहास के साधन, इसका विचार
करने वाले हैं गए अनुसार लिखित साधनों को हम सविस्तर जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, पहला साधन है लिखित साधन। अब लिखित साधन में हम क्या करेंगे, जो लिखित साधन को एक एक को हम स्पष्ट रूप से मैं आपको समझाता हूँ, आपको ध्यान से देखना है और सुनना है। पहला है कोश साहित्य। कोश साहित्य यानी क्या? किसी भी विषय का अभ्यास करते समय आवश्यक संदर्भ कम या कम प्रयास में खोजने वाले विश्वसनीय साधनों को कोश साहित्य कहते हैं। सिंपल है, मतलब कम समय में जो भी हमारा आवश्यक संदर्भ होता है, कम समय में कम प्रयास में जो हम खोजते हैं, ऐसे विश्वसनीय साधन को कोश साहित्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पे बच्चों, हिंदी का विश्व कोश है, संस्कृति कोश है, ज्ञान कोश है, समाज विज्ञान का कोश है। ये क्या है? ये भी इतिहास का लिखित आधुनिक साधन माना जाता है। और इसके बाद बच्चों, पत्र पत्रिकाएं आप देख सकते हैं। पत्र पत्रिकाएं, तो पत्र पत्रिका में भी जो विशिष्ट कालावधि के लिए नियमित रूप से प्रकाशित होने वाले छपाई या हस्तलिखित प्रकाशन को पत्र पत्रिकाएं कहते हैं। मतलब हम जो एक ऐसा स्पेशल, मतलब इस विशिष्ट कालावधि के लिए नियमित रूप से क्या करते हैं, प्रकाशित होने वाले जो भी छपाई है, जो भी हस्तलिखित है, ऐसे को प्रकाशन को हम पत्र पत्रिकाएं भी कहते हैं। अब उदाहरणार्थ आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा मासिक पत्र, वार्षिक, दैनिक, पाक्षिक, साप्ताहिक इत्यादि जो पत्र पत्रिकाएं है, ये इतिहास के अध्ययन में उपयोगी होते हैं। कारण ऐसा है कि जब कालावधि में महत्वपूर्ण बातों का जिसमें समावेश हो, ये भी इतिहास का आधुनिक साधन माना गया है, पत्र पत्रिकाएं। इसके बाद बच्चों, दैनंदिनी। अब दैनंदिनी में आपको, दैनंदिनी क्या, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डायरी। अभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दिन भर की जो घटनाएं हैं लिखने की उसको आदतें होती है। देखो, हम, मुझे भी है, आपको भी होंगी। जो भी सुबह उठने से लेके शाम तक सोने तक जो दिन भर में जो भी घटनाएं घटती है, तो हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं एक डायरी के अंदर। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो दिन भर की घटनाएं लिखते हैं, उनकी ऐसी आदत होती है कि उसे हम दैनंदिनी नोंद डायरी भी कहते हैं। मतलब हम रोज रोज के रोज लिखते हैं, रोज आज का, उसमें उसमें क्या होता है कि इस दैनंदिनी नोंद द्वारा हमें घटना, कुछ प्रसंग, समय, दिनांक इत्यादि बातों की जानकारी मिलती है। तो इत्यादि जानकारी का उपयोग हमें इतिहास का अध्ययन करने के समय होता है। अभी मालूम है, आज समझो, आज तारीख है 14 तारीख, 14 अक्टूबर 2020। आज जो दिन भर की जो घटनाएं अगर हम लिखते हैं, तो आज से 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, साल भर के बाद जब हम उस पेज को पढ़ते हैं, तो हमको क्या होता है, उस दिन कौन सी घटना घड़ी, उस दिन प्रसंग क्या था, उस पर क्या था, दिनांक क्या थी, ऐसे इत्यादि बातों की जानकारी हमको मिलती है। तो ये भी इतिहास का एक लिखित आधुनिक साधन माना गया है। इसके बाद बच्चों, ग्रंथ। ग्रंथ भी क्या है, एक हमारा इतिहास का आधुनिक साधन है। ग्रंथ देने का, ग्रंथ यह इतिहास का महत्वपूर्ण साधन है। इसी ग्रंथ के आधार पर हमें विशिष्ट कालखंड का समाज जीवन, रहन सहन इत्यादि बातों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। जैसे कि बच्चों, हमारे महाराष्ट्र में संत तुकाराम, संत गाडगे महाराज, संत एकनाथ, संत नामदेव, इन्होंने ग्रंथ लिखा। तो उस समय में उन्होंने ग्रंथ लिखा, तो उस समय का जो कालखंड है, वहाँ का जो समाज जीवन कैसा था, वहाँ के रहन कैसे सहन कैसा था, इत्यादि जो बातों की जानकारी उसमें हमको प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। तो ग्रंथ भी क्या है, यह एक इतिहास का महत्वपूर्ण आधुनिक साधन माना गया है। उसके बाद बच्चों, पत्राचार, जिसको हम पत्र व्यवहार भी कहते हैं। अब आपको चित्र के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि पत्र व्यवहार या पत्राचार मतलब यानी कि क्या, शासन के जो महत्वपूर्ण विभाग द्वारा किया हुआ पत्राचार या फिर महत्वपूर्ण व्यक्ति का आपसी पत्र व्यवहार, यह भी इतिहास के साधन होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों, पत्राचार में अगर आज से 15-20 साल, 25 साल पहले मोबाइल नहीं था, मतलब संदेश वहन के लिए टेलीफोन भी नहीं था, तो उस समय हम अपना संदेश पहुंचाने के लिए पत्र का माध्यम करते थे। तो ये भी क्या है, हमारा इतिहास का महत्वपूर्ण एक साधन है, लिखित साधन है, जिससे हम अपना संदेश दूसरे व्यक्ति को आराम से पहुंचा सकते हैं। इसके बाद बच्चों, सरकारी गैजेट। अब गैजेट ये नाम है, यह भी एक इतिहास का एक, इसमें नाम करना, गांव इत्यादि
जैसे अनेक प्रकार आपको नाम में बदलाव करना है तो हम क्या करते हैं, गैजेट करते हैं, बराबर। उसी प्रकार बच्चों अभिलेखागार, अभी अभिलेखागार जो है, अभिलेखागार में उपलब्ध कागज दस्तावेज, ये क्या है, ऐतिहासिक दस्तावेज जिस स्थान पर सुरक्षित रखे जाते हैं उन सॉरी इतिहास दस्तावेज जिस स्थान पर सुरक्षित रखे जाते हैं उस स्थान को अभिलेखागार कहते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है यह नई दिल्ली में है। यह अभिलेखागार एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा अभिलेखागार माना गया है। देखो बच्चों, हमारा जो देश है भारत देश की जो राजधानी है नई दिल्ली, तो ये नई दिल्ली में अभिलेखागार कार्यालय वहां पर इसको स्थापित किया गया है। आपको जानकारी के लिए कि ये जो अभिलेखागार है यह एशिया महाद्वीप में क्या है, सबसे बड़ा, बहुत बड़ा ये अभिलेखागार माना गया है। तो ये अभिलेखागार भी हस्तलिखित लिखित इतिहास का आधुनिक साधन माना गया है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इसमें लिखित होती है और ये जो अभिलेखागार है ये हमारे दिल्ली में स्थित है। इसके बाद बच्चों समाचार पत्र। अब ये जो समाचार पत्र है ये हमारा, अब आपको पता है कि समाचार पत्र कि सुबह हम उठते ही हम अखबार पढ़ते हैं, तो ये जो समाचार पत्र है बच्चों, आधुनिक समय में जो समाचार पत्र जैसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वैसे ही वे जानकारी देने वाले प्रमुख साधन भी है। हमको जानकारी देता है कि रोजमर्रा की जो घटित घटनाएं है, जो भी न्यूज है वो हमको इस समाचार पत्र के माध्यम से मिलती है। अगर हम देखें तो उसको वर्ष 1961 से लेके 2000 तक का जो कालावधि का विचार करें तो दिखाई देता है कि प्रारंभ रूप में क्या है, छापा माध्यमों का विशेषतः समाचार पत्रों की विकल्प नहीं था। भारत में उदारीकरण को प्रारंभ हुआ और इंटरनेट अंतर्जाल का सब और प्रसार प्रचार होता गया। फलतः क्या हुआ, छापा माध्यमों का विकल्प उपलब्ध हुआ। यद्यपि ऐसा हुआ फिर भी छापा प्रसार माध्यमों की सामर्थ्य अभी भी बनी हुई है। ये समाचार पत्र है, इस समाचार पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना, राजनीतिक, कला, खेलकूद, साहित्य, समाज नीति, सांस्कृतिक घटनाओं से यहाँ पर अवगत होता हुआ दिखाई पड़ता है। आप देख सकते हैं इसमें कि इस समाचार पत्र के अंदर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना, राजनीति, कला है, खेलकूद है, साहित्य है, समाज नीति है, सांस्कृतिक घटना है, इत्यादि बातों का इसमें समावेश होता हुआ दिखाई पड़ता है। राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाला समाचार पत्र समूह ने अपने प्रादेशिक संस्करणों का प्रकाशन प्रारंभ किया है। अब इस समाचार पत्र में बच्चे किस प्रकार के होते हैं, देखो कि जो छापा माध्यम है, मतलब जो प्रिंटेड माध्यम है, इस छापा माध्यम के द्वारा आंदोलन के मुखपत्र, जो भी हम आंदोलन होते हैं उसके मुखपत्र, राजनीतिक दलों की साप्ताहिक पत्रिकाएं, जो भी हमारे देश में जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां है उनकी साप्ताहिक पत्रिकाएं है, अथवा दैनिक समाचार पत्र भी है, उसमें मासिक पत्र भी है और वार्षिक पत्रिका भी महत्वपूर्ण होती है। अब कुछ समाचार पत्र ऐसे होते हैं बच्चों कि वो अंत में संपूर्ण वर्ष की महत्वपूर्ण घटनाओं की समीक्षा करने वाले संस्करण है। हमें उन संपूर्ण वर्ष की प्रमुख घटनाओं को समझने में सहायता प्राप्त होती है। मतलब साल भर की जो घटित घटनाएं है वो पूरा साल भर देखा जोखा होता है, वह वर्ष वार्षिक मतलब इस वर्ष के अंत में जो संपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाएं जो होती है उस समीक्षाओं को हम यहाँ पर संस्करण करते समय प्रकाशित करते हैं। इससे क्या होता है, इससे भी हमको जो प्रमुख घटनाओं को समझने में सहायता प्राप्त होती है। उसके बाद बच्चों देखो, आप देख सकते हैं पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये जो पीटीआई है यह वर्ष 1953 के बाद भारत में बहुसंख्यक समाचार पत्रों के लिए सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का प्राथमिक विवरण, महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित लेखों का उपलब्ध स्रोत प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया था। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने अनगिनत समाचार पत्रों को विभिन्न समाचार पत्र, छायाचित्र, आर्थिक और वैज्ञानिक विषयों में संबंधित लेखों की आपूर्ति करना। अब पीटीआई ने अपनी ऑनलाइन सेवा भी क्या की है, प्रारंभ की है। पीटीआई ने वर्ष 1990 में 1990 के दशक में टेली प्रिंटर्स के स्थान पर उपग्रह प्रसारण तकनीकी द्वारा समाचार पत्र भेजना शुरू किया। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको ये उपग्रह के माध्यम से भी क्या होता है, एकदम तुरंत क्विक जो भी घटित घटनाएं घटती है हम क्या करते हैं, हम टीवी के माध्यम से भी उसको देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। तो यह पीटीआई यह वर्ष 1990 के दशक में
टेलीप्रिंटर्स के स्थान पर उपग्रह प्रसारण तकनीकी द्वारा समाचार भेजना शुरू किया गया। आधुनिक भारत के इतिहास के लेखन के लिए यह भी सामग्री कैसी है, महत्वपूर्ण मानी गई है। बच्चों, क्या आप जानते हो छापा प्रिंट छापा प्रिंट माध्यम अंतर्गत भारत सरकार के प्रकाश विभाग द्वारा प्रकाशित वार्षिक ग्रंथ में समाविष्ट जानकारी रोशनी होती है यहाँ पर दिख पड़ती है। जैसे कि सूचना एवं प्रसारण विभाग द्वारा इंडिया 2000 वार्षिक संदर्भ ग्रंथ प्रकाशित किया गया है। यह ग्रंथ अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं चित्र में जो सूचना प्रसारण है, यह, इस यह प्रशिक्षण विभाग देख सकते हो कि इस ग्रंथ में जो हमारा देश है, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है, इस देश में लोग हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, राजनीतिक घटनाएं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में घटित घटनाएं, पर्यावरण, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री, समाज कल्याण, दूरसंचार एवं प्रसार माध्यम, आर्थिक राजनीति, वित्त आपूर्ति योजना आयोग, कृषि जल संवर्धन, ग्रामीण विकास, अनाज एवं नगरीय आपूर्ति, ऊर्जा, उद्योग, व्यापार, परिवहन, दूर संवेदी, उसके अलावा व्यवस्था, श्रम, गृह योजनाएं, न्याय व विधि, युवा और खेल कूद विभाग आदि से संबंधित घटनाओं की समीक्षा तथा सामान्य रूप से उपयुक्त जानकारी का समावेश होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो जानकारी के आधार पर हम इतिहास का लेखन करना हमको क्या होता है, आसान सा पड़ जाता है। अगर आपको छापा प्रिंट माध्यम के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा जो भी प्रकाशित विभाग है, और उसको अगर आपको सर्च करना है, अगर आप तो आपके पास इस वेबसाइट में भी आप गूगल के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। इसमें आपको जो भी हमारे भारत सरकार के द्वारा जो वार्षिक ग्रंथ होते हैं, वो उसकी जानकारी आपको इस वेबसाइट के माध्यम से भी मिल सकती है। बच्चों, ये जो बताया मैंने आपको, तो यह ऐसी जानकारी के आधार पर सुना है, देखा है। ये जो डाक टिकट होते हैं, ये स्वयं कुछ नहीं बोलते बच्चों, इनसे इतिहासकार बुलाते हैं। भारत के स्वतंत्र होने के बाद से लेकर अब तक डाक टिकटों में अलग अलग रूपों में परिवर्तित हुए। टिकटों के आकार में आई विविधता, विश्व की नवनियुक्ता, विभिन्न रंग संगति के कारण डाक टिकट हमें बदलते समय बारे में बहुत कुछ कहते हैं। तो इसका जो आकार है बच्चों, डाक टिकट का आकार है, डाक इसकी रंग, ये विभिन्न प्रकार के, हमको इसके माध्यम से हम बहुत कुछ करते हैं। तो मतलब क्या कहते हैं कि इसके जो डाक विभाग है, तो उसमें राजनीतिक नेता है, पुष्प है, पशु पक्षी है, जिसके माध्यम से देख सकते हो कि राजनेता है, पुष्प है, हमारा प्राणी है, पक्षी है,
है ना। उसी प्रकार से किसी भी प्रश्न का जयंती है, अमृत महोत्सव है, शताब्दी है, द्वि शताब्दी है, ऐसे इन उपलब्ध में टिकट प्रकाशित करता है कि यह टिकट इतिहास की अनमोल थाती होता है। आप इस डाक टिकट को ध्यान से देखते हो कि ये जो टिकट अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये डाक टिकट कुछ नहीं बोलते, इनसे इतिहास का इनसे बुलवाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के राजनेता है, पशु पक्षी है, तो ऐसे विभिन्न इसमें तो ये हमारे इतिहास के साधन का लिखित साधन पूर्ण माना गया है। अब उसके बाद तो जाल कूपर आप जानते हो क्या? वर्ष 1977 में जाल कूपर टिकट का प्रकाशन करवाया। जाल कूपर डाक टिकट के विषय में अंतरराष्ट्रीय स्तर के अध्ययन करता थे। अंतरराष्ट्रीय स्तर, उस अंतरराष्ट्रीय स्तर जो डाक टिकट होते हैं उसके ये अध्ययन करता थे। तो ये जाल कूपर 1977 में इसके प्रकाशन कराया था। ये जो कूपर है, जाल कूपर मुंबई में पारसी परिवार में हुआ। इनका कौन सा था? पारसी परिवार में जन्मे थे। उन्होंने इंडिया स्टैम्प जनरल की संपादन किया था। वे भारत के सर्वप्रथम टिकट थे। इंडिया फिलो टिकट सोसाइटी की स्थापना की। आगे चलकर क्या हुआ, इस विषय पर उन्होंने पुस्तकें लिखी। अपने इस रुचि को उन्होंने वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। भारतीय डाक टिकटों के अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। मतलब राष्ट्रीय से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके गया इन टिकट को। इनका उसमें क्या बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर पाया गया। डाक टिकट संग्रह के कार्य को प्रारंभ कर विश्व स्तर पर पहुंचने वाले कूपर के योगदान को समझने के लिए उन पर प्रकाशित किया गया। यह डाक टिकट बहुत महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। तो बच्चों, अभी तक इतिहास के साधन का जो पहला पॉइंट था लिखित साधन, उसके बारे में हमने सविस्तर जानकारी प्राप्त की है। इसके बाद बच्चों भौतिक साधन, ये इतिहास के साधन का दूसरा भाग है, मतलब दूसरा पॉइंट है भौतिक साधन। दूसरी भौतिक साधन में क्या है? सिक्के, ताने, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तु, ऐसे विविध प्रकार के भौतिक साधनों में यहाँ पर निम्न साधनों का समावेश होता है। जिसे मैंने बताया आपको, सिक्के है, प्रार्थना स्थान है जहाँ पे हम प्रार्थना करते हैं रोज जाकर। हमारी दैनंदिनी उपयोग में हम जो उपयोग में लाते हैं वस्तुएं, वैसे वस्तुएं है, राज मुद्रा है, अलंकार है, वस्तु संग्रहालय है, वेशभूषा है, आधुनिक स्थापत्य, ये सब क्या है? भौतिक साधन है। इसके अलावा बच्चों स्तंभ, विहार, स्तूप, नगरे, नक्शी काम, लेनिया, ये सब क्या है? भौतिक साधन है। इसमें से बच्चों हम सिक्के और वस्तु संग्रहालय, इसके बारे में हम सविस्तर ध्यान से देखेंगे चित्र के माध्यम से। ये जो सिक्के है बच्चों, सिक्के भी क्या है? एक भौतिक साधन का प्रकार है। सिक्के तथा बदलते गए नोटों की छपाई के माध्यम से हम इतिहास को समझ सकते हैं। अब विविध प्रकार के सिक्के बच्चों, अब जब से मतलब हमारा देश आजादी के पहले से लेके अभी तक जो जो हम किस किस सिक्कों का इस्तेमाल करते थे, तो उससे हमको समझ में आएगा कि हमारा जो इतिहास है वो हमको आराम से समझ में इसमें आ सकता है। हमारे जो नोट है, नोट पहले कैसी थी और अभी अभी नोट में किससे बदलाव आ रहे हैं, ऐसे विविध बातों को जो छपाई के माध्यम से हम इतिहास को समझ सकते हैं। अभी जो नोट है, जो सिक्के है, यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटों का छापने का कार्य करता है। आप देख सकते हैं बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो बैंक है, ये क्या करती है? नोट छापने का कार्य करती है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हमारे मुंबई शहर में है। फोर्ट में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है। और ये जो नोट सिक्के जो है, ये हमारे महाराष्ट्र के नासिक जिले में इसका कारखाना है, जहाँ पर नोट और हमारे जो चलन है वहां पर यहाँ पर छापे जाते हैं। यहाँ पे छापे का कार्य यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ता है। वर्ष 1950 से लेके बच्चों से वर्ष 1950 से लेके वर्तमान समय तक के सिक्कों में
उनको बनाने के लिए उपयोग में लाई गई धातु है, उनके आकार, उन पर अंकित विषयों की विभिन्नता के आधार पर हम भारत की समसामयिक और महत्वपूर्ण समस्याओं का बोध होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से बच्चों कि इसमें जो सिक्के हैं अलग-अलग धातु के बने हुए हैं, जैसे कि 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया जो सिक्के हैं, ये सिक्के आपको इससे समझ में आएगा कि जो विभिन्नता है इस आधार पर हम भारत की जो समसामयिक और महत्वपूर्ण समस्याओं का बोध भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ता है। आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसे की इसका चलन हुआ करता था। इसके माध्यम से क्या इससे मतलब इससे हमें समझ में आ सकता है कि पुराने ज़माने में हम किस प्रकार के जो सिक्के का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। जैसे कि आपके दादाजी हैं, उन्होंने भी इन सिक्कों का इस्तेमाल किया है। आपने आपके देखने में भी अगर आया होगा, तो अभी ये चलन अभी इसका बंद हो गया है। अभी हम 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया ऐसे इन चलनों का भी इस वर्तमान समय में हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे इस चित्र के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि जैसे जनसंख्या को सीमित रखने का संदेश देने वाला सिक्का है, कृषि और किसानों का महत्व बताने वाला सिक्का है। ऐसे जो महत्व जो दिखाते हैं, जैसे कि एक सिक्का मैं बता रहा हूँ इसमें चित्र में आपको, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक सिक्के में सत्यमेव जयते का चित्र है, राजमुद्रा है और दूसरे में उसके पिछले जो हिस्सा है वहाँ पर महात्मा गांधी का फोटो है, मतलब ये हमारे राजनेता का फोटो है। इसमें उनका वर्ष और उनका नाम दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इस सिक्के के माध्यम से कि विभिन्न प्रकार के जो सिक्के होते हैं, तो सिक्के हमको जो भी है वो हमको महत्व बताने का यहाँ पे कार्य सिक्का करता है। तो सिक्का ये क्या हमारा भौतिक आधुनिक भौतिक साधन माना गया है। उसी प्रकार बच्चों संग्रहालय, अब भारत के सभी राज्यों में उनकी अपनी प्रादेशिक विशेषता बताने वाले वस्तु संग्रहालय है। अब देखो बच्चों, हमारा जो देश है भारत, भारत में अलग अलग प्रकार के राज्य होते हैं। जैसे कि हमारा महाराष्ट्र राज्य है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, हाँ, राजस्थान है, दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है। मतलब अलग अलग राज्यों की जो प्रादेशिक विशेषताएं है, ऐसे बताने वाले वहां पर वस्तु संग्रहालय होते हैं। अभी चित्र में देख सकते हैं आप कि उदाहरण के तौर पर जैसे हमारे जो मुंबई शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का वस्तु संग्रहालय है ना। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज का वस्तु संग्रहालय आप लोगों ने देखा होगा, हमारे मुंबई शहर में है। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रहित किया है और वहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज का जो वस्तु संग्रहालय है, ये भी क्या है, भौतिक साधन माना गया है। रिजर्व बैंक संग्रहालय पुणे, अब हमारे महाराष्ट्र में जो जिला है पूना, वहां पर भी रिजर्व बैंक संग्रहालय, ये भी क्या है, भौतिक साधन का एक प्रकार है। उसी प्रकार से बच्चों उदाहरण के तौर पे और कुछ उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। सातारा, सातारा हमारे महाराष्ट्र में, वहां पर भी शिवकालीन वस्तु संग्रहालय पाया गया है। उसी प्रकार से बच्चों सातारा में जो औंध है, उस औंध में भी श्री भवानी संग्रहालय और ग्रंथालय वहां पर है। और इसके अलावा बच्चों हमारे देश में, हमारे देश की जो राजधानी है दिल्ली, दिल्ली शहर में भी बिरला हाउस, वहां पर महात्मा गांधी का संपूर्ण इतिहास वहां पर रखा गया है। तो ऐसे विविध विभिन्न प्रकार के जो हमारे भौतिक साधन संग्रहालय यहाँ पर पाए गए हैं। उसके साथ साथ बच्चों सरकारी ग्रंथालयों के अतिरिक्त कुछ संग्राहक स्वयं संग्रहित संग्रहालय स्थापित करते हैं। ये संग्रहालय भी अनूठी और वैशिष्ट्यपूर्ण होते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे दिया गया है, सिक्का है, नोट है, विभिन्न आकार वाले दिए, दिए दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। पहले राजा महाराजा के राज में इस प्रकार के दिए होते थे। तो ऐसे दिए हैं, सरोते हैं, सरोते मतलब अर्किता जिसमें हम सुपारी फूटते हैं ना, सरोते है, क्रिकेट की सामग्री है, व्यंग्य चित्र है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के जो भौतिक साधन है, जिसके द्वारा हम इतिहास को समझने में यहाँ पे सहायता प्राप्त होता है। तो बच्चों हमने यहाँ पर दूसरा जो प्रकार है भौतिक साधन, इसका हमने जानकारी हासिल की है। इसके बाद बच्चों मौखिक साधन, मौखिक साधन यानी क्या, मौखिक साधन का अर्थ ऐसा होता है कि एक व्यक्ति द्वारा या समूह के मुख द्वारा बोलकर इतिहास की जानकारी नई पीढ़ी तक पहुंचाना, उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक साधन कहते हैं। मतलब अपने विचारों को,
मतलब अपने विचारों को, इतिहास संबंधी जानकारी नए पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य यहाँ पर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मौखिक साधन कहते हैं। इस मौखिक साधनों में बच्चों लोक कथाएं हमारी, लोकगीत है, लोकोक्तियां, ओरिया है, चक्की के गीत है, इनमें आदि का समावेश होता है। इस संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन में से लेकर लोक शायर अन्नाभाऊ साठे और अमर शेख, इन्होंने लोकगीतों द्वारा कार्यकर्ताओं को प्रेरणा प्राप्त की है। आप चित्र में देख सकते हैं बच्चों, ये हमारे लोक शायर अन्नाभाऊ साठे है और शाहिर अमर शेख है। इन्होंने क्या किया? संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में उस समय इन्होंने अपने लोक शाहिर, अपने गीतों द्वारा उन्होंने जो कार्यकर्ता है उनमें उन्हें उनमें से उन्होंने प्रेरणा यहाँ पर जगाने का कार्य किया है। तो बच्चों ये था मौखिक साधन। हमने अभी तक लिखित साधन, भौतिक साधन और मौखिक साधन, इनकी जानकारी प्राप्त की है। और अंत में हम आते हैं दृक और श्रव्य साधन। बच्चों दृक यानी क्या? आंख, आंख से देखना। श्राव्य यानी क्या? कान, कान से सुनना। मतलब आंखों से देखना और कान से सुनना, इसे हम दृक श्रव्य साधन कहते हैं। जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चों, मतलब आप स्क्रीन में जो दिख रहा है आप आंख से देख रहे हैं और मेरे आवाज को आप कान से सुन रहे हैं, तो ये भी क्या है? दृश्य और श्रव्य साधन है। तो इसमें दूरदर्शन, फिल्म, इंटरनेट, अंतरजाल आदि साधनों का दृश्य श्रव्य साधन कहते हैं। इसमें देशी तथा विदेशी चैनल का भी समावेश होता है, जैसे हिस्ट्री चैनल, डिस्कवरी चैनल इत्यादि बातों का यहाँ पर समावेश होता हुआ दिखाई पड़ता है। आप देख रहे होंगे बच्चों, इसमें टेप रिकॉर्डर है, वीसीडी प्लेयर है, रेडियो है, टीवी है। ये साधन क्या है? दृश्य और श्रव्य साधन। तो हमारे जो इतिहास के जो साधन है, इसका जो चौथा प्रकार है यह दृश्य और श्रव्य साधन। ये आप देखते मतलब देखना और सुनना दृश्य और श्रव्य साधन कहलाता है। इसके अलावा बच्चों की हम जो टीवी में देखते हैं विदेशी चैनल, जैसे कि हिस्ट्री चैनल है, डिस्कवरी चैनल है, आप क्या करते हैं? रिमोट से चैनल चेंज करते हैं, उसमें आप हिस्ट्री चैनल, डिस्कवरी चैनल आराम से देख सकते हैं। मतलब वहाँ की जो जानकारी है, आप वहाँ की जानकारी आप आंखों से देख भी सकते हैं और कान से सुन भी सकते हैं। तो ये था बच्चों दृश्य और श्रव्य साधन। इसमें अगला पॉइंट है बच्चों FTTI, मतलब भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान। भारत सरकार ने पुणे में वर्ष 1960 में लोक शिक्षा देने के उद्देश्य में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नामक संस्थान की स्थापना की। इंडियन न्यूज रिव्यू नामक संस्थान में राजनीति, समाज नीति, कला, खेलकूद और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में घटित महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं, उनके आधार पर समाचार फिल्में, डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई गई थी। इस विभाग ने समाज का नेतृत्व करने वाले और देश के लिए अपना योगदान देने वाले व्यक्तियों को, महत्वपूर्ण स्थानों को जानकारी प्रद अनुभूत फिल्म, डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। तो बच्चों ये था FTTI में। उसी में आधुनिक भारत के इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन करने के लिए समाचार फिल्में और अनुभूत फिल्में उपयोगी हमको यहाँ पर पड़ती है। अब तक हम इतिहास लेखन के लिए उपयोगी कुछ ऐसे साधन देखे हैं कि 21वीं शताब्दी में समय इतनी तीव्र गति से बदल रहा है कि ये साधन भी अपर्याप्त सिद्ध होंगे। परिणाम स्वरूप अब स्वाभाविक रूप से नए साधन आगे आ रहे हैं, जैसे कि टीवी चित्र में दिख रहा है आपको, घरेलू टेलीफोन है, मोबाइल फोन है, पेजर है। अभी जो पेजर नाम का जो साधन है, ये साधन इतने स्पीड से, इतनी तेज गति से हमारे देश में आया और उतनी तेज गति से क्या हो गया? ये समाप्त भी हो गया। इसमें हम एक व्यक्ति को, ऐसा था बच्चों 15 साल पहले गति से, और उतनी गति से क्या होगा? ये समाप्त भी हो गया। हमको अब दिखने को मिलता नहीं पेजर कैसा है करके। तो पेजर भी, ये जो साधन है, ये ऐसे अस्तित्व में आए और वैसे ही वो उतनी तेजी से आए और उतनी तेजी से वो समाप्त भी हो गए, लुप्त भी हो गए। तो अंतर्जाल जो है हमारा, इंटरनेट पर उपलब्ध विपुल और प्रचंड जानकारी का भी उपयोग इतिहास के लेखन में किया जाता है, परंतु इस जानकारी की सत्यता और यथार्थता की जांच पड़ताल करनी पड़ती है। तो इन साधनों के आधार पर इतिहास का अध्ययन करना सहज और सरल हो गया है। इस साथ ही
सभी साधन आधुनिक समय के हैं, अंततः उनका उपलब्ध होना संभव होता है। इतिहास मानव जीवन के सभी अंगों को स्पर्श करता है, अंततः उनके साधनों को संरक्षण के प्रयास सभी स्तरों पर किए जा रहे हैं। ऐसे प्रयास हम कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने इतिहास के जो साधन है, दूसरा है मौखिक, तो इन चारों साधनों का समावेश हमारे इतिहास के साधन में होता है। तो यहाँ पर आपको ये पाठ बच्चों आपका समाप्त हुआ है। सर, हाँ बोलिए सुमित यादव। हेलो सुमित यादव बोलिए। हेलो सर। हाँ टुकड़ी लिखिए लिखित साधन। बेटा, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, बोलिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग बच्चों सभी को। लिखित साधन क्या होता है? लिखित बच्चों, लिखित साधन यानी कि क्या? अभी जो मैंने बताया आपको लिखित साधन, लिखित अर्थात क्या? छपाई या हाथों द्वारा लिखे गए साधनों को हम क्या कहते हैं? लिखित साधन कहते हैं। मतलब वो छपित भी होते हैं, मुद्रित भी होते हैं, या हम अपने हाथों से भी लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लिखित साधन कहते हैं। और और सर बच्चों, आधुनिक हाँ और सर आधुनिक भारत का इतिहास लिखने के लिए दृश्य श्रव्य माध्यम महत्वपूर्ण होते हैं। हेलो, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा बेटा, अभी रेंज में आइए आप। हेलो। हेलो सर। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर, सबसे पहले डाक टिकट की स्थापना किसने की थी? डाक टिकट की स्थापना बच्चों हमारे जो अभी मैंने बताया आपको, जो जॉल कूपर, इन्होंने भारत सरकार में वर्ष 1977 के मतलब उन्होंने डाक टिकट का क्या किया था? प्रकाशन करवाया था। शिवम, शिवम गुप्ता। हेलो सर, सर मेरा गुड आवाज आ रहा मॉर्निंग। है क्या सर? धीरज सर आवाज आ रहा है मेरा? सर सरकारी गैजेट क्या होता है? हाँ सरकारी गैजेट बच्चों, अभी जैसे कि मैंने चित्र में बताया था, पेपर फिर से दिखाता हूँ मैं आपको, आप देख सकते हो ध्यान से। एक मिनट। आप सभी ने देखा होगा सरकारी गैजेट। पहले चित्र दिखाता हूँ मैं आपको, और आपको उसको समझाता हूँ बाद में। ये देखो बच्चों, सरकारी गैजेट दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, है ना? अभी जो सरकारी गैजेट बच्चों, ये क्या है? इतिहास महत्वपूर्ण साधन है बच्चों। सरकारी गैजेट में सरकार के दरबार में महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होती है, जिसमें जो भी हमारा जो नाम है, नाम में बदलाव करना है, हमारा जो जन्म जन्म दिनांक है, हमारा गाँव है, ये जो महत्वपूर्ण जानकारी हमारे बारे में इस पर होती है, सरकारी गैजेट है। अभी अगर आपको नाम में बदलाव करना है, तो हम अपना नाम में बदलाव भी सरकारी गैजेट माध्यम से कर सकते हैं। और पूछिए। हेलो। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। हेलो। हेलो। सर कोश साहित्य क्या है? हाँ कोश, कोश साहित्य ना। यस सर। हाँ,
हेलो हेलो बच्चों, जो कोश साहित्य है हमारा, हम किसी भी विषय का अभ्यास करते समय आवश्यक संदर्भ कम समय में या कम प्रयास में खोजने वाले जो विश्वसनीय साधन को कोश साहित्य कहते हैं। अगर आपको हिंदी के कुछ शब्द है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहे, तो हम क्या करते हैं, फटाक से डिक्शनरी निकालते हैं, उसमें से हिंदी के जो शब्द है उस कटे शब्दों को हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। मतलब मैंने उदाहरण बताया था आपको, हिंदी का विश्व कोश है, संस्कृति कोश है, ज्ञान कोश है, समाज विज्ञान कोश है, इत्यादि क्या है, ये कोश साहित्य के प्रकार होते हैं। मतलब कम प्रयास में और कम समय में जो हमारा आवश्यक संदर्भ है उसको खोजने वाले कार्यों को हम विश्वसनीय साधन मतलब कोश साहित्य यहाँ पर कहते हैं। और किसी को कुछ पूछना है बच्चों? हेलो सर, हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। सर, स्वाभाविक क्या है? स्वाभाविक? हाँ, स्वाभाविक। स्वाभाविक स्वाभाविक होता है बच्चों। स्वाभाविक किस मतलब आपका प्रश्न क्या है? सिर्फ स्वाभाविक शब्द है क्या प्रश्न कुछ और है? नहीं सर, स्वाभाविक। साधन में है क्या? हाँ। बच्चों, जैसे कि हमारा जो पाठ है इतिहास का साधन, इसमें इस साधनों के 4 प्रकार है: लिखित साधन, मौखिक साधन, दृक् श्रव्य साधन और भौतिक साधन। तो ये स्वाभाविक रूप से क्या है, ये सभी साधन क्या हमारे आधुनिक साधन है, इतिहास के साधन के आधुनिक साधन है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, बोलो। सर, पेजर क्या है? पेजर, अभी जो बेटा पेजर है, आज से 20 साल पहले या 20-25 साल पहले पहले देखो टेलीफोन के बाद में मोबाइल, पेजर ऐसे वस्तुओं का देखो चित्र दिखा रहा है आपको, इस प्रकार का पेजर होता था बच्चों। मतलब हमको हमारा संदेश किसी व्यक्ति को पहुंचाना है, अगर उसके पास भी अगर पेजर रहा, अगर हमारे पास पेजर है, तो हम अपना संदेश में मैसेज टाइप करते थे और अपना संदेश उनको भेजते थे, तो वो अपना संदेश पढ़ता था, उसे हम पेजर कहते हैं। ये जितने तेजी से एक हमारे देश में आया और उतने तेजी से ये भी क्या हो गया, ये लुप्त हो गया। आज आजकल हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग एंड्रॉइड फोन मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप देखते हैं, वीडियो देखते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो इत्यादि, जो समावेश है मोबाइल में भी होता है। मगर पेजर में क्या था, पेजर किसी व्यक्ति के पास अगर रहा तो अपना संदेश किसी व्यक्ति को पहुंचाना तो पेजर के माध्यम से करता था। नो सर। पाठ समझ में आया आपको? एक मिनट। तो बच्चों, आज हमने इतिहास के साथ इस पाठ्य घटक का सविस्तर रूप से अध्ययन किया। आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, थैंक यू वेरी मच।